स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान युद्ध अभी पहले की तरह जारी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस युद्ध ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में बड़ी दरार पैदा कर दी है। खासकर नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नाटो के कई देशों ने इस युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद करने से भी मना कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जल्द अमेरिका नाटो से अलग होने की सोच रहा है। आइए आपको इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रक्षा खर्चों के लक्ष्य को हासिल करने के मुद्दे पर नाटो के सदस्य देशों के साथ तकरार पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन पश्चिम एशिया की जंग से यूरोपीय देशों की खुलकर दूरी ने इस दरार को इतना बढ़ा दिया है कि अब इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देश अमेरिका की मदद करने से पीछे हट गए हैं, तो ब्रिटेन सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल होने से बचता रहा है। ईरान द्वारा खाड़ी देशों और इजराइल में तैनात अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली थाड और पेट्रियट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाए जाने के बाद अमेरिका की यूरोपीय देशों में मौजूद अपने सैन्य उपकरणों को खाड़ी देशों में भेज जाने की मांग ने यूरोप को परेशान कर दिया है। पहले स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, फिर इटली ने अपने सैन्य अड्डे पर अमेरिकी जहाज को उतरने नहीं दिया। अब रूसी हमलों की मार झेल रहे यूक्रेन की सीमा पर स्थित पोलैंड ने पैट्रियट हवाई रक्षा प्रणालियों को ईरान में जारी सैन्य अभियान के लिए भेजे जाने से इनकार ने नाटो में जारी उठापटक को और बढ़ा दिया है। यूरोप की इस रवैये से आहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिन देशों ने ईरान की लड़ाई में साथ नहीं दिया, अमेरिका भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। उन्हें खुद अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यूरोप को अब अमेरिकी नौसेना पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ट्रंप के कड़े तेवर के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नाटो के साथ अपने संबंधों की पुनः समीक्षा का बयान देकर एक तरह से गठबंधन की एकता पर बम गिरा दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि संघर्ष के खत्म होने के बाद नाटो की उपयोगिता पर फिर से विचार करना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे। इस विवाद के पीछे का मुख्य कारण 32 देशों के सैन्य गठबंधन नाटो के रक्षा बजट को लेकर है। नाटो का स्पष्ट नियम है कि सदस्य देश अपने जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन लंबे समय तक कई यूरोपीय देश इस लक्ष्य से पीछे रहे। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि यूरोप सुरक्षा के मामले में फ्री राइड कर रहा है और बोझ मुख्य रूप से वाशिंगटन उठा रहा है। ट्रंप इस खर्च को बढ़ाकर 5% करने की वकालत कर रहे हैं। पिछले साल नाटो की बैठक में सहयोगी देशों के बीच इसे 3.5% करने पर सहमति बनी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दबाव के बाद जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाया, लेकिन बहुत से देश अब भी लक्ष्य से पीछे हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर 2% का लक्ष्य नहीं पूरा किया तो अमेरिका सुरक्षा गारंटी देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नाटो का आर्टिकल 5 सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देता है। नाटो कायम तो है, लेकिन ईरान युद्ध ने लंबे समय से गठबंधन में जारी अंदरूनी मतभेद को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एसआर तायल हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। तायल साहब, ये ईरान युद्ध, हालांकि जो नाटो के अंदर में अमेरिका के साथ जो यूरोप के देश हैं उनके साथ तनातनी तो पहले भी दिख रही थी, चाहे हम ग्रीनलैंड की बात करें या अन्य मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये ईरान युद्ध ने इस दरार को क्या और बड़ा कर दिया है? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि ये दरार तो बहुत पुरानी है। ट्रम्प साहब जब पहली बार राष्ट्रपति थे तब मुद्दा था कि कितना खर्चा नेटो देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, और वो बहुत कम भी करते थे, ये बात भी सही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा पहले 2% करिए, अब वो कह रहे हैं कि 5% अपने जो भी जीडीपी है उनका उसको सुरक्षा पर खर्च करें। एक मुद्दा ये था। फिर जब पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन पर एकदम उन्होंने अमेरिका की नीति को बदला, और उसमें वो दरार बहुत बड़ी हो गई। अमेरिका की यूक्रेन किस तरह से देखता है, और जो यूरोपियन देश हैं वो यूक्रेन रशिया युद्ध को किस तरह देखते हैं। और हमने देखा कि जब पूरे यूरोप नाटो के बड़े बड़े नेता राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस गए तो एक शिष्टाचार से उनके साथ बातचीत नहीं की गई, गरिमा से बातचीत नहीं की गई, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा वातावरण नहीं था।
उसके बाद जो राष्ट्रपति ट्रम्प ने, जैसा आपने कहा, वो ग्रीनलैंड पे जिस तरह के वक्तव्य दिए और डेनमार्क को दबाव डालने की कोशिश की, वो ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दे, जो डेनमार्क एक नेटो का देश है। हम्म। तो नेटो से संबंध तो राष्ट्रपति ट्रम्प ने पहले ही तोड़ दिए हैं। हम्म। मैं समझता हूँ कि ईरान तो, जैसे वो कहते हैं, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। ईरान में उन्होंने बिना किसी से पूछे हमला किया और अब नेटो को प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, जो इराक पे हमला हुआ था या जो अफगानिस्तान में हुआ था, एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बना था, हम्म। देशों को साथ लेके अमेरिका आगे चला था। हम्म। पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रम्प का काम करने का ढंग है, वो पहले निर्णय ले लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि सब देश उनके साथ मिलके चलें। तो सर, ये अब अमेरिका का, जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी हैं, उनके साथ जो तनातनी ये शुरू हुई है, इसका अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो संबंध हैं वो एक दिन के नहीं होते हैं, वो दशकों में बनते हैं, सदियों में बनते हैं। हम्म। पर इस समय जो राष्ट्रपति ट्रम्प की नीति है, केवल इजराइल के हितों को वो सर्वोपरि रखते हैं। हम्म। और हर देश के ना उनको हितों की परवाह है, ना उनके नेताओं से वो एक गरिमामयी ढंग से बातचीत करते हैं। हम्म। तो पर अब दुनिया बदलती है, राष्ट्रपति भी बदलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समय तो ये दरार बहुत गहरी हो जाएगी। सर, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्योंकि यूरोप की हम बात कर रहे हैं, ये जो दरार पड़ रही है लगातार अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के बीच में, रूस या व्लादिमीर पुतिन कितने खुश हो रहे होंगे इससे? मैं समझता हूँ कि रूस भी खुश हो रहा होगा और चीन भी खुश हो रहा होगा, हम्म। क्योंकि अकेला तो अमेरिका दुनिया को नहीं, कब जिस तरह से उन्होंने एक नीति बनाई हुई है, उसमें सब देशों को साथ लेकर ही उनका प्रभाव जितना है हम्म। उतना है, तो उनका प्रभाव कम होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। और रूस को, और जैसे रूस का तेल बेचने की अब अनुमति उन्होंने दे दी, हम्म। तो क्योंकि उनके देश और देश साथ नहीं है, हम्म। तो अवश्य रूस को फायदा होगा और यूरोप के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन का कोई ध्येय नहीं है कि यूक्रेन के अलावा किसी और देश पर यूरोप के वो कुछ दबाव डालेंगे। हम्म। उनका शुरू से जो उन्होंने दो तीन बातें कही हैं, राष्ट्रपति पुतिन अपनी एक जो बात करते हैं वो बहुत गंभीरता से करते हैं। हम्म। और ये नहीं कि आज कुछ वक्तव्य दिया, कल दूसरा वक्तव्य दिया, तीसरे दिन तीसरा वक्तव्य दिया। हम्म। उनके जो दो तीन ध्येय हैं वो बहुत पक्के हैं कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। हम्म। और मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने टेरिटरी यूक्रेन की अपने कब्जे में कर ली है, कि कोई विश्व की कोई ताकत अब रशिया को वहां से नहीं हटा ठीक है। सकती। अब ठीक ये है। यूक्रेन के ऊपर है, कब तक वो लड़ना मरना चाहता है। ठीक है अब सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।